हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके साइंस के 60 क्वेश्चन, जिसमें आपके पेडागोजी भी रहने वाला है और आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है 61 क्वेश्चन। Gall bladder of a patient was surgically removed. Which of the following dietary advice would be helpful for them? To them, him. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है कि एक जो पेशेंट है उसका हमने गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया सर्जिकली। तो हम उसको कौन सी डाइट देंगे जो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी? तो गॉल ब्लैडर रिमूव करा है तो हम अगर हमें उसको रिकमेंड करना है कि आप अवॉइड करो हाई फैट फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। सिमिलरली इधर भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट करना है, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन्स व्हिच आर स्टोर्ड इन लिवर एंड आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑन एवरीडे बेसिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका विटामिन है, कौन से विटामिन हैं जो हमारी लिवर में स्टोर होते हैं और हमारी बॉडी को एवरीडे बेसिस पे उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो, आपके जो विटामिन A, D, E, K जो होता है, ठीक है, ये वाले जो विटामिन होते हैं ये स्टोर होते हैं लिवर में। ठीक है, और ये जो B और C वाले होते हैं ना, ये अलग एक ग्रुप है। ये जो होते हैं ये हमारे लिवर में स्टोर नहीं होते, एवरीडे बेसिस पे हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी आपसे ये पूछा था कि जो स्टोर्ड है लिवर में और जो रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी के एवरीडे बेसिस पे, तो उसका ऑप्शन फोर्थ सही है आपका एकदम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सेट ऑफ द सेल्स एंड देयर शेप्स इन ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन सा आपको करेक्ट सेट ऑफ सेल्स एंड देयर शेप्स बता रहा है कि नर्व सेल की क्या शेप होती है, रेड ब्लड सेल की क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल की क्या होती है, आपको इनकी शेप बतानी है। सो यस, आपकी जो नर्व सेल की शेप होती है वो कैसी होती है, आप लोग सबसे पहले तो यही बताओगे इस क्वेश्चन में। और उसके देखो, नर्व सेल आपने पढ़ा होगा, नर्व सेल हमारी ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का तो आपको फिफ्थ सही, ये फिफ्थ है, ये एक्चुअली फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ है। ठीक है, ये हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स अब हमारी कैसी होती है आपको ये चेक करना है। रेड ब्लड सेल आपको मालूम है डिस्क शेप्ड होती है ना। उसके बाद आप व्हाइट ब्लड सेल्स का बताओ कैसी होती है हमारी। व्हाइट ब्लड सेल्स की क्या शेप चेंज होती रहती है या फिर क्या होता है व्हाइट ब्लड के सेल्स के साथ? तो बिल्कुल व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप चेंज होती रहती है, इट्स चेंजिंग शेप। ठीक है, और मसल सेल्स जो होती है हमारी वो कैसी होती है, आपसे ये पूछा गया है इधर। तो मसल सेल्स हमारी लॉन्ग और थिन होती है। स्किन सेल्स जो होती है वो फ्लैट शेपेड होती है। आप ये सारे जो ऑप्शंस आपको किस में दिख रहे हैं, ये हमारे सेकंड में है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेल की शेप कैसी होती है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर भी आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है आपका ये। मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, बट मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो इसके साथ। इसको सिर्फ देख के भूलना नहीं है। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखना है, सर्शन दे रखा है द लीव्स ऑफ सम प्लांट वाटर प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैव वैक्सी कोटिंग। रीजन दे रखा है द वैक्सी कोटिंग हेल्प्स द प्लांट टू स्टे अफ्लोट इन द वाटर। कुछ जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी ना आपकी जो कोटिंग होती है वो वैक्सी होती है। ठीक है, वैक्सी मतलब आप अगर समझ गए होगे, जैसे कि वैक्स हम मोम को बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसकी कोटिंग वैसी होती है। तो वो क्या क्यों होती है, तो इसमें रीजन में दे रखा है क्योंकि वो उनको हेल्प करती है फ्लोट करने में वाटर पे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सही है गलत है क्या है। देखो, बात तो सही बोली है कि बिल्कुल ये होता है कि हमारे हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वाटर प्लांट्स की वैक्सी कोटिंग होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती है। सो योर रीजन इज रॉन्ग बट योर असर्शन इज ट्रू। ठीक है, सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको यही चीज हो जाएगी।
असर्शन सही है बट इसका रीजन गलत है आपका। आपको वो बॉडी पार्ट बताना है ह्यूमन बीइंग्स में जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक पे बेस होता है। वेरी हार्ड है और डू नॉट बेंड एक्सपेक्ट एंड मीटिंग पॉइंट, मतलब अगर बहुत हार्ड होता है और तब मिलेगा उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पॉइंट पे बेंड होगा जहां पे कोई मीटिंग पॉइंट होगा, अदरवाइज वो बेंड होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो बिल्कुल हमारी ये बोन्स होती हैं जो हमारा, ये बोन्स हैं बहुत हार्ड है, ये मीटिंग पॉइंट है हमारी दो बोन्स का, इधर ही बेंड होगी अदरवाइज बेंड नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बोन्स करेक्ट हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर लॉस इज मिनिमम, इन सब में से वाटर लॉस कौन से आपके उसमें मिनिमम होता है? सबको पता है जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें बूंद बूंद करके पानी हम डालते हैं, वो में सबसे कम वाटर लॉस होता है, और हम इसीलिए वाटर लॉस, अगर आपके पास पानी कम है तो हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। Now Deepa takes a steel spoon and brings the outer side of the spoon near her face and observe her image in it. Which of the following statements correctly explain the kind of images see she? अब देखो, अब अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना तो जाना अपने किचन में, एक चम्मच उठा लाना। अब चम्मच को आपको कैसे देखना है, जो उसकी आउटर साइड है चम्मच की उल्टी वाली, ठीक है, उसको अपने फेस के पास लेकर के आना और देखना आपको कैसी इमेज शो होती है। ठीक है, तो आपको कैसी इमेज शो होगी पहले तो आप अपना उससे चम्मच से चेक करना, उसके बाद आप देखोगे तो वो जो है आपकी होगी, उसके आउटर सरफेस जो है वो एक्ट करता है कन्वेक्स मिरर की तरह और वो एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 67 का सेकंड। आउटर सरफेस किसकी तरह एक्ट करेगा, कन्वेक्स मिरर की तरह, और फॉर्म्स एक डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज आपको शो होगी। ठीक है, तो ये जरूर घर पे जाकर के आप ट्राई करो कि आपको सच में वो इमेज शो हो रही है या नहीं। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। नेक्स्ट है आपका ये आपको मेटल दे रखा है, ठीक है, और उनके अलॉयज भी हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, कॉपर का इतना है, मतलब सबके मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं इन शॉर्ट। तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा एकदम बेस्ट रहेगा। तो देखो, आपको दे रखा है रूम हीटर एलिमेंट जो है उसके लिए कॉपर यूज करे, निक्रोम करे, या वो करे, कौन सा करे? इन सब में निक्रोम का सबसे ज्यादा है, तो रूम हीटर एलिमेंट के लिए सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला चाहिए होगा हमें। ठीक है, वरना तो मेल्ट होकर खराब हो जाएगा भाई, उसको तो गर्म चाहिए ना हमें। तो ये होगा आपका निक्रोम। फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर का हमें सबसे कम चाहिए होगा, क्योंकि अगर फ्यूज वायर का ज्यादा होगा तो हमारे घर में आग लग जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, वो फ्यूज वो होएगा ही नहीं। आपको पता नहीं जब लोड ज्यादा होता है तो फ्यूज चला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हम सबसे कम वाला यूज करते हैं, कम सबसे मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा रूम हीटर एलिमेंट निक्रोम फ्यूज वायर, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, इसका सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर भी सेम आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, हमने पानी में डाली है और उनके वेट को मेजर किया है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, और उसके बाद हमने ये रीडिंग्स ऑब्जर्व करी, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर था एक्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी का 80, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर 55 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू बोल दिया है। आपको ये वैल्यूज को ना फिल करना है कंप्लीटली, मतलब एक्स क्यू वाई जेड इनकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है, करेक्टली। तो आपको देखना है कि यहाँ पे पहले उसमें एयर में कितना वेट था, वाटर में डालने के बाद इतना हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी को पानी में डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा, उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे कि आपका एक्स है, जैसे कि इधर है, एक्स के लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि वो 65 होगा और 5 होगा या फिर क्या होगा।
ठीक है, और बी दे रखा है आपका कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, उसका ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो वाटर में कितना होगा। और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बता रखा है आपको कि इतना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यार यहाँ पे बस अब अगर वाटर डिस्प्लेस हुआ है आपको ये पता लग जाएगा तो आप आंसर निकाल लोगे इधर। तो जैसे कि 80 है, ये यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस बता दिया आपको 5 हुआ है, तो ये आपका पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये 10 बताया है, फोर्स ऑफ अपथर्स्ट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बता दिया है, तो ये आप इसमें 10 प्लस कर दोगे तो ये आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये 65 पता लग गया है, ये 75 पता लग गया, एक्स 65 और क्यू 75 कहाँ पे है, इस ऑप्शन में, थर्ड में, और कहीं तो है नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। Next question, every object is attracted by earth with a force which depends on the dash of the object and acceleration due to gravity। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो आपका एक ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होती है वो एक फोर्स उस पर एग्जर्ट करती है। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है। देखो, वो हमारा अगर अर्थ की बात कर रहे हैं वो तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, वेट पे कर रहा है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है, तो ऑफ कोर्स वो मास पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे आपका मास आ जाएगा, एंड द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो आपका वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल किस पे होता है, फोर्स पे, जो अट्रैक्ट करी जाती है उस पे। और हाउएवर ऑन द मून सरफेस डैश चेंजेस बट डैश रिमेन सेम, वेट चेंज होता है मून सरफेस पे बट मास सेम रहता है। तो डी तो आपका मास है, आपको मालूम पड़ गया, सी आपका वेट है, ये कंफर्म है। तो बस आपका ऑप्शन थर्ड आपको इतने से ही समझ में आ गया कि भाई ये थर्ड आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे यही दे रखा है, बाकी सब जगह कुछ और है। ठीक है, तो बस आपका ये आंसर थर्ड ऑप्शन ऐसे हो गया। कभी कभी हमें जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस पता हो, हमें दो पीछे के आगे के पता है तो भी हम निकाल सकते हैं उनका आंसर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है आपका अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड व्हाइल अ पियानो प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड। तो रीजन बता रखा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। एक ड्रम जो है वो लो पिच साउंड क्रिएट कर रहा है, जबकि एक पियानो जो है वो हाई पिच साउंड कर रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस है ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये रीजन बता रहा है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना वाइब्रेशन का किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, वो डिटरमाइन करता है लाउडनेस। तो देखो यार, हम जो एम्पलीट्यूड है दैट इज रिलेटेड टू लाउडनेस, दैट इज ट्रू, एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू पिच। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे अगर मैं आपके आंसर की बात करूं तो देखो ये सही है, ये भी बात सही बोल रहे हैं, ये भी बात सही बोल रहे हैं, बट ये रीजन नहीं है इसका, ये दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये इस पे भी टिक कर देते हैं अब हम। Which of these phenomena cannot be explained on the basis of gravitational force? इनमें से कौन सा phenomena आप explain नहीं कर सकते gravitational force के basis पे? Motion of planets around sun, occurrence of tides, weight of an object, occurrence of eclipses। तो इसमें से कौन सा आप नहीं कर सकते हो? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू हम सब बता सकते हैं, अकरेंस ऑफ टाइड्स भी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन भी, बट हम जो नहीं बता सकते हैं वो आपका है अकरेंस ऑफ एक्लिप्सेस। वो हम नहीं बता सकते यार कि कब सोलर एक्लिप्स होगा, कब मून लूनर एक्लिप्स होगा, ये सब तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बेसिस पे नहीं पता लग सकता। ठीक है, तो ग्रहण कब लगेगा ये तो नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, फोर बॉल्स आर थ्रोन विथ सेम फोर्स ऑन फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ऑन विच सरफेस टाइप वुड द बॉल्स ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। चार बॉल हैं, सेम फोर्स से फेंकी है चार डिफरेंट सरफेसेस पे, आपको बताना है कि किस सरफेस पे बॉल जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस। अब यहाँ पे फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वो थोड़ा बहुत इसको आंसर कर पाएगा। देखो, जहां फ्रिक्शन कम होती है
वहां मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और जहां फ्रिक्शन ज्यादा होती है वहां पे आपका मूवमेंट कम होती है। जैसे कि मान लो कोई रास्ता बहुत खराब है, बहुत उबड़ खाबड़ है, तो वहां चलने में दिक्कतें आएंगी, आप जल्दी चल नहीं पाओगे। वही रास्ता बहुत स्मूथ है, ठीक है, तो आप फटाफट से निकल लोगे वहां से, तो आप फास्टली चलोगे। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड ऐसा भी है कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी तो चलने में आप गिर भी सकते हो, बट हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्केटिंग रिंग जो होती है वो बहुत स्लिपरी होती है ना, तो वहां पे बॉल को डालोगे तो बॉल आराम से गिर, बॉल को गिरने का क्या डर है, बॉल आराम से सबसे डिस्टेंस पे जाएगी। वहीं बीच पे रेत में फंस जाएगी बॉल, सीमेंटेड रोड में भी ज्यादा नहीं जा पाएगी, वहां पे फ्रिक्शन उसको रोक लेगी, वुडन टाइल्स में भी फ्रिक्शन थोड़ी होती है। तो स्केटिंग रिंग सबसे सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन स्केटिंग रिंग हो जाता है। अब एन आयरन ब्लेड इज ड्रॉप्ड इनटू अ ब्लूइश सॉल्यूशन, एक आयरन ब्लेड है उसको हमने ब्लूइश सॉल्यूशन में ड्रॉप किया है, और आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव चेंज टू ग्रीन एंड अ ब्लू कलर्ड डिपॉजिट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द नेल। अब क्या हुआ है कि आयरन ब्लेड को ब्लूइश सॉल्यूशन में हमने डाला, उसके आधे घंटे बाद देखा कि जो कलर ऑफ सॉल्यूशन था ना वो चेंज हो गया है, किसमें, चेंज टू ग्रीन, ग्रीन कलर में चेंज हो गया, और ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट हो गया है नेल पर, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपने क्या समझा और क्या आपको समझ में आया। देखो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, इतना तो हमें समझ में आया है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी वो हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो ब्राउन कलर, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर, बिल्कुल जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ है ब्लेड में वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर ने ही डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो है एकदम सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वो Fe2SO4 FeSO4 प्लस Cu, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन याद है, तो ये क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था। नैप्थलीन बॉल्स दैट यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो नैप्थलीन बॉल्स हम यूज करते हैं उसको मॉथ्स को और इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है ना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो वो हमें मिलती है कोलतार से, ठीक है। सो कहाँ से ऑब्टेन होती है वो, कोलतार से, इट्स ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी आपका कोलतार सही हो जाता है ऑप्शन। So an element A reacts with water to form a solution. The solution turns phenolphthalein indicator pink. Which of the following could be element A? अब ये तो साइंस लैब में बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिनोफ्थलीन वाला लगे रहते थे केमिस्ट्री लैब में, भाई पिंक कलर आ जाए, पिंक कलर आ जाए, है ना। तो जो एलिमेंट ए होता है ना विथ वाटर, वो एक सोल्यूशन फॉर्म करता है, और जो सोल्यूशन जो होता है ना ये आपका फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पिंक कर देता है। दिस सॉल्यूशन टर्न्स फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक। अब आपको बताना है ये जो एलिमेंट ए है हमारा ये क्या होता है उसमें। तो यहाँ पे एलिमेंट ए जो है हमारा वो है हमारा सोडियम, ठीक है, क्योंकि उसको वो अगर पिंक टर्न कर रहा है तो वो आपका सोडियम है। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा कि फिनोल्फथलीन जो है वो कुछ कुछ को ही पिंक करता है, हर किसी को पिंक नहीं करता। सो देयर आर पर्टिकुलर वो कि वो किसको करेगा किसको नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपका सोडियम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका असर्शन है ये कि स्टिफलिंग इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ सिल्क मॉथ एंड प्रिजर्व द सिल्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ कुकून। अहिंसा सिल्क इज द सिल्क गैदर्ड आफ्टर सिल्क मॉथ emerges फ्रॉम कुकून। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है, ये देखो दोनों जो स्टेटमेंट है वो तो सही बोली है, ये बोथ ए एंड आर एस ट्रू, बट ये एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, ठीक है। स्टिफलिंग अप्लाइड की जाती है जिससे टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ सिल्क मॉथ एंड प्रिजर्व द सिल्क फॉर लॉन्गर टाइम इन फॉर्म ऑफ कोकून की फॉर्म में, सिल्क को लार्ज फॉर्म में हम वो टाइम तक वो कर सके, प्रिजर्व कर सके, बट उसका इससे कोई रिलेटेड नहीं है कि अहिंसा सिल्क इज द सिल्क गैदर्ड आफ्टर सिल्क मॉथ एमर्जेस फ्रॉम दिस, मतलब ये पर्टिकुलर अहिंसा सिल्क की बात कर रहा है, तो रीजन ये नहीं है, मतलब रीजन में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिली बेसिकली। तो यहाँ पे आपका ये सही नहीं होता है, और इसी के साथ सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है एसिड प्लस बेस इज
इक्वल टू, कौन कौन सी चीजें मिलेंगी एसिड और बेस को अगर आप मिला दोगे तो? बिल्कुल आपको सॉल्ट तो मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा आपको? आपको हीट भी मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, सिर्फ सॉल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वाटर नहीं मिलेगा, सॉल्ट वाटर प्लस हीट भी मिलेगी, क्योंकि एसिड और बेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका ये आंसर ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द विल्टिंग ऑफ अ प्लांट बी एट्रीब्यूटेड टू? इसमें से आपका, इनमें से कौन से में टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल्टिंग ऑफ प्लांट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू? ठीक है, विल्टिंग ऑफ प्लांट क्या होता है आपका? मुरझाना। ठीक है, प्लांट अगर आपका मुरझा रहा है तो उसको एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, या एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है एक्सेसिव, तभी प्लांट जो है मुरझा रहा है। धूप बहुत ज्यादा पड़ती होगी कभी तो भी देखा होगा, मुरझा जाते हैं आपके पौधे। ठीक है, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर? कौन सा ग्लैंड जो होता है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, और इट रिसीव्स ऑर्डर्स टू सिक्रीट हार्मोन्स फ्रॉम वाई ग्लैंड? वाई ग्लैंड से उसको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, और वाई जो होता है एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका जेड नाम है जिसका, और नाउ एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं? वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, जो आपका ये है, ये एड्रेनल है। एड्रेनल क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपका हार्मोन्स रिलीज करता है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट होंगे। ठीक है, जिससे अब दूसरा जो है वाई जो है हमारा, ये जो है हमारा पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, और उसको जो सिक्रीट, और किसको सिक्रीट करता है? वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे आपका एटी का ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैग्नेट्स। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल आपकी ऑब्जर्वेशन की, इन्फेरेंस की, प्रोडिक्शन की, हाइपोथेसिस की। तो यहाँ पे आपका जो हमने देखा है कि रिपल्शन जो है श्योर टेस्ट है आइडेंटिफाई करने का मैग्नेट्स को, तो ये आपका है इन्फेरेंस हमारा। ठीक है, हमने ये वो करा है, प्रैक्टिकली टेस्ट करके ही हम बता रहे हैं, तो ये इन्फेरेंस है हमारा। नाउ यहाँ पे भी आपका इन्फेरेंस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचर ऑफ साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस? अब एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो पोजीशन पेपर ऑन टीचर ऑफ साइंस है, ठीक है, वो उसमें से कौन सी बात इसमें से सही नहीं है? दैट प्रिडिकेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ नेचर, साइंस इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, या फिर साइंस हैज द पोटेंशियल to emancipate or oppressive, beneficial or harmful. The methodology of science and its demarcation from other fields is a matter of philosophical debate. तो इन सब में से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है आपकी ये, कि साइंस कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है और वैल्यू न्यूट्रल है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें तो रॉन्ग ही चूज करनी थी, तो इसीलिए हमने यही चूज करी। बाकी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी सही है। बिल्कुल साइंस का नेचर जो है, पोटेंशियल है उसको कि वो ऑप्रेसिव भी हो सकती है, बेनिफिशियल और हार्मफुल भी हो सकती है। आपको पता है पोल्यूशन का रीजन साइंस ही है, इंडस्ट्रीज ही है, ये जो केमिकल्स ही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें सही है, बस सेकेंड ऑप्शन इज योर रॉन्ग, तो हमें वही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज देयर करेक्ट ऑप्शन। इंक्लूजन ऑफ सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन करिकुलम इज हेल्पफुल इन elucidating the nature of science. रीजन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज यूजफुल इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन डेली लाइफ। सो देखो दोस्त, दोनों स्टेटमेंट है अलग अलग की, इंक्लूजन करेंगे हम सोशियो साइंटिफिक इश्यूज का अपने करिकुलम में, तो वो हेल्प करेगा नेचर ऑफ साइंस को थोड़ा वो करने में, बढ़ाने में। तो यहाँ पे ये सही है, और साइंस को हम लोग सीखेंगे तो वो हमारी डेली लाइफ के डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करेगी, ये भी ठीक है, बट दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही वो आर। ओके,
तो मतलब आपको सिंपल सा देखना है कि असर्शन और रीजन में उन दोनों का रिलेशन है कि नहीं है। देखो आपको लगेगा असर्शन सही है, रीजन सही है, तो मतलब ठीक है ना, ए एंड आर ट्रू और आर इज ट्रू, करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, आपको रिलेशन देखना पड़ेगा उन दोनों के बीच में, अगर कोई जायज संबंध है तो वो रिलेशन होगा, अदरवाइज ए एंड बी कुड बी ट्रू बट उनका कोई वो नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू असेस लर्नर्स स्किल लर्नर्स इन अ साइंस क्लासरूम? इनमें से कौन सा जो मेथड है वो अडॉप्ट नहीं करा जा सकता स्किल लर्नर्स को असेस करने में साइंस क्लासरूम में? सो देखो, साइंस क्लासरूम में स्किल लर्नर्स की बात कर रहे हैं हम, तो उनको फील्ड ट्रिप पे हम असेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क देके कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन क्लास टेस्ट से, बट फील्ड ट्रिप से नहीं। फील्ड ट्रिप से आप जो स्किल लर्नर है उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या ही पूछ लोगे, क्या ही पता कर लोगे। Next question is, so the main advantage of suing ICT resource for teaching of topic atoms and molecules could be to help in. मेन एडवांटेज जो होता है आईसीटी रिसोर्स का एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ाने में, वो किस चीज में हेल्प कर सकता है बच्चों की? वो हेल्प कर सकता है बच्चों को विजुअलाइज करने में माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को। ठीक है, मतलब इतने स्मॉल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी 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 चीजें हैं। ठीक है, तो वो बच्चा विजुअलाइज कर सके, इसीलिए हम आईसीटी रिसोर्स से, कंप्यूटर से प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको वो पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर आप नहीं पढ़ाओगे, लाइक मतलब उस तरीके से सिर्फ बोल के पढ़ा रहे, तो बच्चा विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। A democratic science teaching learning environment does not entail. तो आपसे बोला है कि डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है डज नॉट एंटेल, वो क्या नहीं करेगा आपकी। देखो, डेमोक्रेटिक है तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होगी, शेयरिंग एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होगा, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बट टीचर अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, टीचर अथॉरिटी नहीं होगी क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं है कि टीचर जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक फ्रिक्शन? अगर एक टॉपिक फ्रिक्शन टीचर को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मोस्ट डिजायरेबल प्रैक्टिस जो होगी एक टीचर की, कि वो क्या रहेगी उसकी, कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, या फिर फ्रिक्शन कोई टर्म को डिफाइन कर दे, या फिर एक्सप्लोर स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग आइडियाज, बच्चों के एग्जिस्टिंग आइडियाज को वो एक्सप्लोर करे, या फिर वो रीड कर दे जो रिलेटेड टेक्स्ट है। तो ऑफकोर्स इन सब में से तो यही अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि बच्चों के जो आइडियाज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, जो रिलेटेड आइडियाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी हम ये छात्र के वर्तमान विचारों की छानबीन करेंगे। Now Shazia asked students to compare the roots of grass with other weeds and write the difference between them. Which of the following process skill is involved in this task? तो शाजिया ने बच्चों को बोला है कि कंपेयर करो रूट ऑफ ग्रास को और वीड्स के साथ। ठीक है, और उनके बीच का एक डिफरेंस नोट करो। तो इसमें से कौन सा स्किल जो है, वो प्रोसेस स्किल जो है, इसमें आपको पता लग रहा है कि कौन सा प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व है इसमें? तो ऑफकोर्स ऑब्जर्विंग है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रही है, देख कर ही कंपेयर कर रही है ना। कंपेयर द रूट्स ऑफ ग्रास, तो यहाँ पे रूट्स ऑफ ग्रास को वो कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, क्लासिफाई तब होता है, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि क्लासिफाई क्यों नहीं है। क्लासिफाई तब होता है जब हमें कुछ सेट ऑफ वो पता होती कि ये चीजें हैं, अब हमें उनको अलग करना है कि इसको बताओ इनमें से कौन सी है। ठीक है, अभी हमें बोला है कि डिफरेंसेस लिखने हैं, हमें पता है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्लासिफाई यहाँ पे ये नहीं होगा इसीलिए। एंड अकॉर्डिंग टू योर आंसर की ये आपका फर्स्ट ही ऑब्जर्वेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? साइंटिफिक एटीट्यूड जो है आपका किससे रिलेटेड है? तो साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, विलिंग टू पुट इन हार्ड वर्क, पोटेंशियल टू मेमोराइज, विलिंगनेस टू स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरी। तो इन सब में सबसे सही ऑप्शन तो आपका यही है कि बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ना आप तो इतना हार्ड वर्क वाली बात करोगे, ना आप मेमोराइज रट्टा मारने की बात करोगे, ना आप बोलोगे कि पूरा टाइम लैब में ही पड़े रहो। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंस, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है साइंस को लेकर के। साइंस इज पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर, साइंस इज अ रैपिड ली expanding body of knowledge, science is an interdisciplinary area of science, science is always independent enterprise। तो देखो सब चीज सही है, ठीक है, बट ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज है। नो, इट इज इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन जो है फोर्थ, ये यहाँ पे गलत हो जाता है और यही हमें चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका इधर टिक कर दो इधर। सो या इसी के साथ हमारे 90 मतलब 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपका मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अभी आई गेस मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो गया है, इस वजह से मेरी स्पीड और मेरी थोड़ी वो स्लो हो चुकी है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सीटेट की तैयारी में अच्छे से करवा पाऊँ। तो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय।